लोकसभा टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। भारत जैसे विशाल अर्थव्यवस्था वाले देश में सालाना बजट खासा महत्व रखता है, क्योंकि बजट में किए जाने वाले प्रावधानों का प्रभाव तमाम सेक्टर्स के साथ साथ आम जनता के जीवन पर भी पड़ता है। और यही वजह है कि बजट बनाते समय काफ़ी सावधानियां बरती जाती है। सरकार बजट बनाते वक्त पिछली बातों से सबक लेती है, तो वहीं आने वाले साल के लिए अर्थव्यवस्था को किस तरह से रफ्तार दी जाए, इस पर खास फोकस रखती है। 2015-16 के बाद 1 फरवरी 2020 यानी कि शनिवार को आम बजट पेश किया जाएगा और इस बजट से देश को खासी उम्मीदें हैं। देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश को काफी आशाएं हैं। हर वर्ग से जुड़ा व्यक्ति चाहता है कि 2020-21 का बजट जनता के कल्याण और आर्थिक सुस्ती को दूर करने वाला ऐतिहासिक बजट हो। बजट समावेशी और सर्वस्पर्शी होने के साथ साथ इनकम टैक्स, फाइनेंस, स्वास्थ्य, पर्यावरण, किसान, शिक्षा, जीएसटी, जल संरक्षण, एंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सहित उन तमाम क्षेत्रों पर जोर देने वाला हो। इसकी उम्मीद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दूसरे बजट से है। देश को आने वाले वक्त में आर्थिक रूप से तेज गति कैसे मिलेगी, यह बहुत हद तक बजट 2020-21 में किए जाने वाले प्रावधानों पर ही निर्भर करेगा। उम्मीद है कि इस बजट में सरकार का पूरा फोकस आर्थिक सुस्ती को दूर करने पर होगा। सरकार से इस साल क्रांतिकारी बजट लाने की उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बजट के प्रावधानों से जीडीपी को नई रफ्तार मिलेगी। हालांकि सरकार के सामने इस वक्त दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, धीमा टैक्स कलेक्शन और दूसरी, सुस्त अर्थव्यवस्था। सरकार इसका सामना कैसे करेगी, इसकी झलक आगामी बजट में देखने को मिलेगी। मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट में गांव, गरीब और किसान को केंद्र में रखा गया था, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए जाने से नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग की उम्मीदों को झटका लगा था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार टैक्स में राहत देकर मध्यम वर्ग की उम्मीदों को पूरा करेगी। बजट 2020-21 से देश के अलग अलग वर्गों को क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं। मिडिल क्लास चाहता है कि सरकार 10 लाख रुपए तक आय पर 10% का टैक्स स्लैब निर्धारित करे। साथ ही 80C के तहत टैक्स छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की जाए। फिलहाल 5 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं है। महिलाएं चाहती हैं कि धारा 64 के तहत क्लबिंग प्रोविजन से उन्हें मुक्त किया जाए। धारा 80 टीटीबी में महिलाओं को भी शामिल किया जाए। 80 टीटीबी में सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की सीमा 10 से 15 साल की जाए। इस बजट से छोटे व्यापारी भी खासी उम्मीद लगाए बैठे हैं। व्यापारी चाहते हैं कि धारा 44 AD में 2 करोड़ रुपए टर्नओवर पर टैक्स का दायरा बढ़े। 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर पर टैक्स की सीमा की जाए। अभी 2 करोड़ रुपए टर्नओवर पर 6% प्रॉफिट पर टैक्स नियम है। 1 करोड़ रुपए टर्नओवर पर TDS के नियम पर छूट मिले और छोटे व्यापारियों के कैश लेन देन के नियमों को आसान बनाया जाए। जहाँ तक इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो ब्याज दर है, उस ब्याज दर को लेके अगर आप देखा जाए तो कई लोग कह रहे हैं कि ठीक है, पैसा भी है, कुछ करना भी चाहते हैं, बट गाड़ी के लिए, घर के लिए अभी भी ब्याज दर काफ़ी है। उसका कारण ये था कि हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत समस्या थी। पिछले 2 सालों में NBFCs ने भी लेंडिंग कम कर दी है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर उस तरफ सरकार ध्यान दे, और जहाँ तक ये संकेत हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो ब्याज दरों को तय करती है, उसमें भी एक प्रकार से सरकार कुछ अपनी नई थिंकिंग को जारी करेंगे बजट से। तो ये 2-3 बड़ी इमेज हैं। MSME अर्थव्यवस्था का वो चेहरा है जो हमारे देश के संपूर्ण हालात की तस्वीर दिखाता है, लेकिन इस क्षेत्र को पूंजी की उच्च लागत, कम क्रेडिट पहुंच, खराब बुनियादी ढांचा, बाजार से संपर्क की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। MSME क्षेत्र के जानकारों की मांग है कि कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा घोषित आयकर दरों में कमी को सभी MSME में बढ़ाया जाना चाहिए।
2019 के बजट में स्टार्टअप में किए गए निवेश को कैपिटल गेन में छूट दी गई थी। इसी तरह कैपिटल गेन में सभी एमएसएमई में किए गए निवेशों को आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए। जो हमें कोलैटरल फ्री लोन्स मिलने की जो प्रावधान है, 2 करोड़ रुपए तक का कोलैटरल लोन दिया जा सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, उन प्रावधानों को लागू किया जाए। और अभी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन की जो स्कीम है उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग जो रोज़गार देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे जो आपको मैं बताऊं, रोज़गार की दृष्टि से जो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर 1% आउटपुट बढ़ता है तो उससे रोज़गार में 7% वृद्धि होती है, यानी 7 गुना ज़्यादा हमें इन मैन्युफैक्चरिंग के कारण वृद्धि होती है। दूसरी तरफ अगर सर्विस उद्योग है तो सर्विस में उस प्रोपोर्शन में वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ये मांग बड़ी वाजिब मांग है कि जिस प्रकार से जो करों का प्रावधान बड़े उद्योगों के लिए है, उसी प्रकार से उन करों का प्रावधान छोटे उद्योगों के लिए होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर सुधार हुआ है, लेकिन अब भी कई राज्यों को जमीनी स्तर पर बाधाओं को दूर करने और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार से प्राप्त भूमि, शेड, गोदाम का तेजी से आवंटन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और हर भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए समयबद्ध नीति की सिफारिश की गई है। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था के 2 मुख्य आधार हैं, कृषि और लघु उद्योग। दोनों एक दूसरे पर परस्पर आश्रित भी हैं और लघु उद्योगों का ऐसा जाल है पूरे देश में जो दुनिया के किसी अन्य अर्थव्यवस्था में नहीं है। हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में आपको लघु उद्यमी, सूक्ष्म उद्यम मिलेंगे। जब इन दोनों क्षेत्रों का विकास होता है तो उसके माध्यम से हमारे देश में एक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का विकास होता है। जो सरकार की नीति है कि सबका विकास, तो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सबका विकास संभव है और विकास के लाभ निचले पायदान तक पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों पर सरकार का फोकस जो है और जिसकी हमें और बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा आयात वाले वो उत्पाद जो भारत में विनिर्माण के लिए नए निवेश को आकर्षित करते हैं, उन्हें मुक्त व्यापार समझौते के दायरे से बाहर रखे जाने और विनिर्माण क्षेत्र के हर 1 करोड़ के निवेश में 50 लोगों और उससे अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में माने जाने की सरकार से उम्मीद है। आयात के अलावा निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए कम से कम 3.5 वर्षों के लिए नीति में स्थायित्व की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तमाम उद्योग नई योजना रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज स्कीम पर बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि कार्यान्वयन में हो रही देरी से बचा जा सके, क्योंकि ये सच है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। इस बजट से उद्योगपतियों को भी खासी उम्मीद है। ऑटो इंडस्ट्री को बजट से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। एक तो ये मानना है कि काफ़ी समय से बात चल रही है कि जो जीएसटी है ऑटोमोबाइल में, प्रोडक्ट्स में, खासकर एंट्री लेवल कारों पे और 2 व्हीलर पे बहुत ज़्यादा है। हाईएस्ट स्लैब पे है 28% पे, और उसके बाद रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन अलग होता है, तो एक तरह से 40% टैक्स होता है। तो उस टैक्स में परमानेंट गिरावट हो जाए या शॉर्ट टर्म गिरावट हो जाए, जिससे कि इकॉनमी को बूस्ट मिले। दूसरा, ऑटो इंडस्ट्री में एक बात चल रही है कि पुरानी गाड़ियाँ, बिकॉज प्रदूषण सबसे ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ करती हैं, तो स्क्रैपेज पॉलिसी एक गवर्नमेंट का प्लान रेडी है, पर अब ज़रूरत है उस प्लान को एक्शन में लाना ज़रूरी है। जहाँ तक कस्टमर्स की बात है, मेरा मानना है कि जो सबसे ज़्यादा डिमांड जो गिरी है वो शहरों में नहीं, शहरों में तो जो पोजीशन है, पर छोटे शहरों में और या रूरल एरिया में डिमांड बहुत गिरी है। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट अगर मेजर इन्वेस्टमेंट्स करती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे या रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री को होगा और एक सेंटिमेंट पॉजिटिव आएगा। अभी तक एक सेंटिमेंट नेगेटिव चल रहा है, विशियस सर्कल है, तो ये कहते हैं ना, एक हवा का रुख बदलने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट से पुनर्याचिका खारिज होने के बाद अब टेलीकॉम कंपनियों की आस भी सरकार पर टिक गई है। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र आगामी बजट के जरिए 1.47 लाख करोड़ के बकायों की अदायगी के साथ भारी कर्जों के दंश से राहत प्रदान करेगी। स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज में कमी के जरिए ऐसा किया जा सकता है। गौरतलब है कि टेलीकॉम उद्योग पर 1.47 लाख के बकायों के अलावा 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बजट 2020-21 से देशवासियों को खासी उम्मीद है, लेकिन इस वक्त देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। वित्त वर्ष 2019-20 की बात करें तो पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5% रही, जो कि दूसरी तिमाही में घटकर 4.5% रह गई। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में 2019-20 के लिए विकास अनुमान को 6.1% से घटाकर 5% कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 7.0% से घटाकर 6.1% कर दिया। हालांकि पूर्वानुमान को 0.9% कम किया गया और कहा गया कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में ढांचागत सुधार किए हैं। वहीं फिच ने अपना अनुमान 6.6% से घटाकर 5.5% कर दिया। इस बजट से हम 2-3 प्रकार की उम्मीद रख सकते हैं। एक, वर्तमान आर्थिक स्थिति में सरकार के पास कितना पैसा है, उसका जो जमा खाता है उस पे हमें बड़ी क्लैरिटी से एक प्रकार से समझ मिलेगी पूरे देश भर में कि अभी वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि जीएसटी के आने के बाद हम जानते हैं टैक्स रेवेन्यूज़ कम हुए, स्टेट्स में भी कम हुए। एक ये हमें सरकार के बैलेंस शीट पे क्लैरिटी चाहिए, और ये देश में ही नहीं विदेश में भी ये बड़ा इम्पोर्टेंटली देखा जा रहा है कि भारत की वाकई में सरकार की बैलेंस शीट, उसका जमा खाता कैसा है। विश्व बैंक ने 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कम होकर 5% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि उसने कहा है कि अगले साल 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर सुधरकर 5.8% पर पहुंच सकती है। विश्व बैंक की हाल में जारी वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्ज के वितरण में नरमी जारी रहने का अनुमान है। इसके चलते भारत की वृद्धि दर 2019-20 में 5% और 2020-21 में सुधरकर 5.8% रह सकती है। विकास दर को रफ्तार देने के लिए सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि अर्थव्यवस्था पहली बार लड़खड़ाई हो ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल हालातों से देश जल्द बाहर निकले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पहले की सरकार के समय एक क्वार्टर में जीडीपी की विकास दर 3.5% तक पहुंच गई थी। याद करिए, उस दौर में सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन कहां तक पहुंची? 9.4% तक। सीपीआई कोर इन्फ्लेशन कहां थी? 7.3%। WPI इन्फ्लेशन कितने तक पहुंची थी? 5.2% तक। फिस्कल डेफिसिट कहां तक गया था? जीडीपी के 5.6% तक। उस समय जीडीपी के अनेक क्वार्टर्स ऐसे गए जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक थे। देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे उतार चढ़ाव पहले भी आए हैं, लेकिन देश में वो सामर्थ्य है कि वो हर बार ऐसी परिस्थिति से बाहर निकला है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर के निकला है। बीते अप्रैल से अक्टूबर के दौरान राजकोषीय घाटा तय किए गए लक्ष्य से अधिक हो गया।
इन 7 महीने के दौरान राजकोषीय घाटा 100.32 अरब डॉलर रहा, जो कि बजट में तय किए गए लक्ष्य का 102.4% है। नवंबर तक 27.86 ट्रिलियन रुपए के व्यय लक्ष्य का 65% तक खर्च किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने के लिए आज हर सेक्टर तैयार हुआ है, जिससे लगता है कि हमारा देश जल्द ही लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई है ऐसा नहीं है। बीते 5 वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5-6 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था डिजास्टर की तरफ बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने न सिर्फ इसे रोका है, बल्कि अर्थव्यवस्था में डिसिप्लिन लाने का भरसक प्रयास किया है। भारत असीमित संभावनाओं की धरती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव झेलने की ताकत है। पर्यटन, शहरी विकास, बुनियादी ढांचा और कृषि आधारित उद्योग जैसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और रोजगार सृजित करने की काफी क्षमताएं हैं। इस बजट में सरकार का इन्हीं क्षेत्रों पर जोर दिए जाने का अनुमान है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार मध्यम और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने वाले उपायों पर पहले के मुकाबले बेहतर ध्यान देगी। वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट सरकार पेश कर चुकी है। जुलाई माह में बजट पेश करने के बाद अगस्त और सितंबर माह में सरकार ने कई राहत पैकेज देने का ऐलान किया। जानकारों को उम्मीद है कि इस बजट में भी सरकार कई राहत देने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ निवेश को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर रहेगा। सरकार ने टास्क फोर्स समिति का गठन कर समिति को 5 साल में 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 100 लाख करोड़ का निवेश बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। डायरेक्ट टैक्स को लेकर बनी टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर सरकार बजट में आम लोगों को टैक्स में राहत देने का ऐलान कर सकती है। बजट में एफडीआई सीमा में इजाफा हो सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई में राहत साल 2015 में दी गई थी, जब यह 26% से बढ़ाकर 49% किया गया था। इस बजट में भी सरकार लाइफ इंश्योरेंस में एफडीआई को बढ़ा सकती है, जिससे दूसरी निजी कंपनियां भी सेक्टर में उतरेंगी। सरकार देश के कॉरपोरेट को 8 लाख करोड़ रुपए का जैकपॉट दे सकती है, जिसके तहत कॉरपोरेट के करीब 5 लाख टैक्स विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस योजना में पुराने विवादित टैक्स बकाये को एक मुश्त रकम देकर विवाद खत्म कर दिया जाएगा। यदि योजना कामयाब होती है तो सरकार राजकोषीय घाटा कम करने में सफल होगी। बजट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के लिए एक नए फंड का ऐलान हो सकता है। सरकार इस बजट में ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे अच्छी हालत वाली 20-25 एनबीएफसी को रकम जुटाने में आसानी हो सके। सरकार उच्च शिक्षा के बिखरे ढांचे को भी समेटने की कोशिश बजट में कर सकती है। इसमें विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, प्रबंधन संस्थान और टीचर एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में बटी पूरी उच्च शिक्षा को एक दायरे में लाया जा सकता है। मौजूदा समय में देश में शिक्षा का कुल बजट करीब 94,000 करोड़ रुपए है। इनमें स्कूली शिक्षा के लिए करीब 56,000 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए करीब 38,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खाद्य तेलों से आयात निर्भरता घटाने के लिए घरेलू तिलहनी फसलों की खेती पर भरोसा करने की जरूरत है।
आगामी बजट में सरकार इस दिशा में अहम कदम उठा सकती है। इसके संकेत रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर दे भी दिया गया है। 2022 तक खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए कुल 4.5 करोड़ टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर सकती है। आगामी बजट में सरकार सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार ने 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में चिकित्सा बजट में बढ़ोतरी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके तहत 2025 तक चिकित्सा बजट को कुल जीडीपी के 2.5% तक पहुंचाना है। पिछले साल बजट में चिकित्सा क्षेत्र के आवंटन को 55,959 करोड़ से बढ़ाकर 64,559 करोड़ रुपए किया गया था। अगले 5 साल में देश में प्राथमिक चिकित्सा के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने को 5,38,305 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। 15वें वित्त आयोग के सामने स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह मांग रखी है। अर्थव्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ होती है। यदि अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगे तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा किए गए राहत पैकेजों के ऐलान से ये स्पष्ट होता है कि सरकार लगातार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ साथ उसे रफ्तार देने के लिए प्रयासरत है। सरकार द्वारा किन राहत पैकेजों का ऐलान किया गया, आइए जानते हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री ने उपभोग में तेजी लाने की सरकार की कोशिश का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए हम लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही बैंकों को भी ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांटने को कहा गया है। वित्त मंत्री ने 102 लाख करोड़ रुपए के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ऐलान किया। This is the first time in this country you have a national infrastructure pipeline, which actually then makes the job of monitoring, linking with the developers and promoters all fairly well structured and easier. In the last 6 years, infrastructure has been a focus, and you would know of this government also in its previous tenure. And in the last 6 years, on infrastructure by center and by the states, a total of 51 lakh crores, that is about 5 to 6% of the GDP, has been spent on infrastructure. बीते सितंबर महीने में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया था। इसके तहत घरेलू कंपनियों पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22% लगेगा। वहीं इसमें सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद कंपनी को 25.17% टैक्स देना होगा। इसका फायदा देश की उन बड़ी कंपनियों को मिलने की उम्मीद की गई जो 30% के कॉरपोरेट टैक्स स्लैब में आती हैं। केंद्र सरकार निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश में जुटी है। आम बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपए की रकम हासिल करने का लक्ष्य रखा था। इसी के तहत हाल ही में सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित 5 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी। चालू वित्त वर्ष में सरकार को विनिवेश से अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए हासिल हुए। सरकार ने बैंकों की सेहत सुधारने के लिए कई बड़े फैसले लिए। इनमें एक महत्वपूर्ण निर्णय 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाना है। इस कदम से सरकारी बैंकों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे बैंक और मजबूत होंगे और उनकी कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी। Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce and United Bank will be brought together, and they shall form the second largest public sector bank with business of 17.95 lakh crore. रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड उन अधूरे प्रोजेक्ट को देने की घोषणा की जिनमें 60% काम हो चुका है। निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को 3 से बढ़ाकर 5% किया।
वित्त मंत्री की माने तो नई योजना से निर्यातकों को इतनी राहत मिलेगी जो इस समय लागू सभी योजनाओं को मिलाकर भी नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि इस योजना से सरकारी राजस्व पर 50,000 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ने का अनुमान है। कोयला खनन और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। चीनी के निर्यात पर 6,268 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया गया। डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 26% एफडीआई को मंजूरी देने के साथ एकल खुदरा ब्रांड में एफडीआई के नियमों में ढील दी गई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई और घरेलू निवेशकों पर लगने वाले सरचार्ज में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया गया। इसके तहत सुपर रिच को इनकम टैक्स रेट पर 25% और 37% सरचार्ज देना था। स्टार्टअप्स को राहत देते हुए एंजल टैक्स भी वापस लिया गया। Please get out of this mood of self-doubt. Get out of this mood of self-doubt. Can we do it? Can India do it? What's happened to India? Why is this negative mood? Get out of this self-doubt. You are the very big people who have contributed to that kind of achievement, that today World Bank's representative stands before you to say, hey, you've done all this. अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने के लिए सरकार ने कुछ महीनों में जो कदम उठाए हैं, उसका असर अगली तिमाहियों में दिखेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट का समय खत्म हो गया है। सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों से अगली 2 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी और इसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। अर्थव्यवस्था की रफ्तार के लिहाज से साल 2019 भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि आने वाला साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुनहरा और मौकापरक रहने वाला है, जिसकी तस्वीर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2020-21 में साफ होती दिखाई देगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।